ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के निधन से दुनिया भर में शोक की लहर। प्रधानमंत्री ने भी जताई संवेदना। बोले, भारत के प्रति उनका प्रेम और स्नेह हमेशा दिलों में रहेगा जीवित। बोकारो में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली समेत 8 ढेर। डीजीपी बोले, सारंडा से भी होगा नक्सलियों का सफाया। गृह मंत्रालय ने दी शाबाशी। मंत्री हफीजुल हसन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी। गढ़वा और जमशेदपुर में भी सड़कों पर उतरे भाजपाई। राज्य सरकार को तुष्टीकरण पर घेरा। और राज्य में गर्मी का सितम शुरू। 23 और 24 अप्रैल को उत्तर पश्चिमी इलाकों में उमस भरी गर्मी की चेतावनी। मौसम विभाग ने आखिरी सप्ताह में लू चलने का जताया पूर्वानुमान। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में आज वेटिकन सिटी में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। निमोनिया से पीड़ित होने के बाद उन्हें पिछले दिनों अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार भी हुआ था। वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। इसी क्रम में उनके निधन की खबर से भारत समेत दुनिया भर में शोक की लहर है। कार्डिनल केविन फेरेल ने पोप के निधन की घोषणा की और बताया कि उन्होंने रोम के स्थानीय समय सुबह 7:35 पर आखिरी सांस ली। पोप फ्रांसिस के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी संवेदना जताई है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कर श्री मोदी ने कहा कि पोप फ्रांसिस को दुनिया भर के लाखों लोग हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। छोटी उम्र से ही उन्होंने प्रभु ईसा मसीह के आदर्शों को साकार करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। उन्होंने गरीबों और वंचितों की लगन से सेवा की। भारत के प्रति उनका प्रेम और स्नेह हमेशा दिलों में जीवित रहेगा। इधर झारखंड में भी पोप फ्रांसिस के निधन पर लगातार शोक संदेश प्राप्त हो रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई राजनेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। श्री मरांडी ने कहा कि कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के निधन की दुखद सूचना से मन व्यथित है। वे करुणा, सेवा और आध्यात्मिकता के प्रतीक थे। उनका निधन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भी पोप फ्रांसिस के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। आज ईसाई समुदाय के धर्म गुरु जॉन पॉप के आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर मैं काफी व्यथित हूं। मेरा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसमें पूरी शोक व्यक्त करती है। रांची के ईसाई धर्म गुरुओं ने भी पोप फ्रांसिस के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। रांची जेसुइट प्रोविंशियल फादर अजीत खेस ने कहा कि पोप फ्रांसिस विश्व शांति के बड़े प्रवर्तक थे, जिनका जाना एक शून्य पैदा कर गया है। समाज की ओर से अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। पोप फ्रांसिस एक यीशु समाजी थे और इसलिए उसमें यीशु समाज अथवा संत इग्नासियस की आध्यात्मिकता बहुत ही गहराई से थी और उसी आध्यात्मिकता को वे गहराई से एक पोप के रूप में पूरी कलीसिया को देने का प्रयास कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 17वें सिविल सेवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोक सेवकों को विकसित भारत के शिल्पकार की संज्ञा दी। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में बड़े और बदलावकारी परिवर्तन हुए हैं।
अब हमारा ध्यान सिर्फ विकास पर नहीं बल्कि शासन, पारदर्शिता और नवाचार में नए मापदंड स्थापित करने पर है। सालों में भारत ने कई ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव करके दिखाए हैं, उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छुआ है। भारत आज सिर्फ ग्रोथ की वजह से नहीं जाना जा रहा, बल्कि गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और इनोवेशन के बेंचमार्क्स आज भारत सेट कर रहा है। नई दिल्ली में सिविल सेवा दिवस के दौरान आयोजित कार्यक्रम में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 16 अधिकारियों को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सरायकेला के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को भी आकांक्षी कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया। बोकारो के लुगु पहाड़ की तलहटी पर आज सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी विवेक उर्फ प्रयाग माझी समेत 8 नक्सली ढेर कर दिए गए। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों के शव भी बरामद हो गए हैं। बोकारो के लुगु पहाड़ की तलहटी आज कई नक्सलियों के लिए अंतिम ठिकाना साबित हुआ। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने रांची में प्रेस वार्ता कर बताया कि बोकारो में आज सुबह सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस के संयुक्त अभियान में मुठभेड़ के दौरान 3 टॉप इनामी नक्सली विवेक उर्फ प्रयाग माझी, अरविंद यादव और साहब राम माझी भी ढेर कर दिए गए। 3 टॉप नक्सली जिसमें विवेक उर्फ प्रयाग माझी, अरविंद यादव और साहब राम माझी, ये 3 टॉप नक्सली मारे गए हैं। डीजीपी ने बताया कि इस संयुक्त अभियान को बेहतर रणनीति से संचालित किया गया और नक्सलियों को फरार होने से रोकने के लिए घेराबंदी कामयाब रहा। तकरीबन 1.5-2 घंटे यह मुठभेड़ चली। 5:30 बजे के आसपास पहला एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और ये करीब 1.5-2 घंटे तक चला और हम लोगों ने इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई थी कि जो मेन ग्रुप के साथ जो एनकाउंटर हुआ उसके आसपास में चारों दिशा से हम लोगों ने एक कट ऑफ फोर्स लगा रखी थी ताकि कोई भी उग्रवादी भागने नहीं पाए। डीजीपी ने राज्य को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प दोहराते हुए बताया कि बरसात से पहले ही पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा क्षेत्र से नक्सलियों के सफाये का लक्ष्य है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम लोगों ने एक वायदा किया था कि अपने सभी शहीद जवानों का बदला भी हम लोग लेंगे और ये नक्सलियों को झारखंड से उखाड़ के फेंक देंगे, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है आज झारखंड पुलिस की। श्री गुप्ता ने राज्य में बचे खुचे नक्सलियों को चेतावनी देते हुए सरेंडर करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के पुनर्वास के लिए अच्छी पुनर्वास नीति है जिसका वे लाभ उठाएं या फिर अंजाम भुगतने को तैयार रहें। डीजीपी ने कहा कि पुलिस को नक्सलियों की सभी ठिकानों, गतिविधियों और लोकेशन की जानकारी है। बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में हमें अपने राज्य के हर उग्रवादी की पूरी जानकारी भी उपलब्ध है और उसका लोकेशन भी हमें प्राप्त है। तो ये एक सफलता के साथ साथ एक वार्निंग भी है उन लोगों को जो कि अभी भी हथियार उठा के घूम रहे हैं राज्य में कि जल्द से जल्द आप सरेंडर कर जाइए, क्योंकि आपके बारे में हम हर चीज जानते हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में नक्सलवाद अब इतिहास बन चुका है। बचे खुचे नक्सलियों पर अंतिम प्रहार जारी है। बोकारो से मनोज और रांची से प्रताप के साथ ब्यूरो की रिपोर्ट। इस मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जवानों के पराक्रम की सराहना की है। मंत्रालय द्वारा बयान जारी कर कहा गया कि नक्सलवाद को खत्म करने की ही हमारी मुहिम निरंतर जारी है। आज सुरक्षा बलों को नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए चल रहे अभियान में एक और बड़ी सफलता मिली। जमशेदपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की हत्या के बाद राज्य में राजनीतिक गलियारे से लेकर सड़कों तक उबाल है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य में अपराधी बेलगाम है और कई जिले अपराध के गढ़ बनते जा रहे हैं।
हत्याकांड से आक्रोशित करणी सेना ने राज्य सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। जिंदगी सस्ती और अपराधी बेलगाम हो गए हैं। लौह नगरी जमशेदपुर में अपराधियों से लोहा लेने में पुलिस का सिस्टम फेल दिख रहा है। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की हत्या ने राज्य की विधि व्यवस्था की पोल खोल दी है। झारखंड की औद्योगिक नगरी जमशेदपुर रविवार को गोलियों की आवाज से थर्रा उठी। भीड़भाड़ वाले इलाके में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार द्वारा गुमशुदगी की सूचना पर तकनीक का सहारा लेकर पुलिस ने उनके शव को संदिग्ध हालत में एक खेत से बरामद किया। मृत्यु की एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है यहाँ पे। उसी के संदर्भ में यहाँ पे लोगों के द्वारा डिमना चौक को जाम किया गया। अभी हम लोग काम कर रहे हैं जो है मतलब बट उसमें हम लोग अभी शेयर करने की स्थिति में नहीं है। हत्या के बाद लौह नगरी में लोगों का गुस्सा उबाल पर है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हत्याकांड के विरोध में NH 33 को काफी देर तक जाम रखा और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। आप देखिएगा जमशेदपुर में हम बार बार इस बात को उठाते रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अपराधियों पे लगाम छोड़ करके हेलमेट चेकिंग और गाड़ी सीट बेल्ट पे ही परेशान है, जिसका ये परिणाम है कि हत्याएं रोज हो रही है, छीन छिनतई हो रहा है, डकैती हो रही है। ये प्रशासन का फेलियर है। करणी सेना ने इस हत्याकांड के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। करणी सेना के नेता प्रवीण सिंह ने आरोप लगाया कि झारखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और कोई सुरक्षित नहीं है। झारखंड सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर रांची जैसे राजधानी में कभी अनिल टाइगर जैसे व्यक्ति की हत्या की जाती है, कभी जमशेदपुर जैसे शहर में विनय कुमार की हत्या कर दी जा रही है। ये झारखंड में कभी महिलाओं के साथ में जो है महिलाओं को पीड़ित किया जा रहा है, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, महिलाओं को शोषित किया जा रहा है। आए दिन अपराधी बेलगाम होकर के घूम रहे हैं यहाँ पर, इस पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है ये झारखंड सरकार। राजनीति भी इस हत्याकांड से गर्मा गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन की शिथिलता की वजह से राज्य के कई जिले अपराध के गढ़ बनते जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर निशाना साधा और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इधर विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि जमशेदपुर के लोग पिछले 5 वर्षों से दहशत में हैं और राज्य की जनता त्राहिमाम कर रही है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। आज विविध विधि व्यवस्था राज्य की पूरी तरह से चरमरा गई है। आज जो थाने हैं इन्हें टारगेट दे दिया गया है कि आप वसूली का काम कीजिए, विधि व्यवस्था बाद में देखा जाएगा। ठीक है, एक घटना ही घटी, मैंने देखा मॉर्निंग में। उस परिवार के प्रति मेरी भी संवेदना है और घटना क्यों है नहीं हो पता चल रहा है। 2 दिन पहले भी जमशेदपुर से सटे कांड्रा में दिन दहाड़े अपराधियों ने व्यापारी संजय बर्मन को भी गोली मारी थी। इस तरह की घटनाएं इन दिनों झारखंड में सामान्य सी हो गई है। झारखंड की विधि व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है और अपराधी वारदातों को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हत्या सुरक्षा व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, क्योंकि ये यक्ष प्रश्न लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। डीडी न्यूज के लिए राजेश कुमार लालदास और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए 2 देशों की विदेशी यात्रा पर हैं। स्पेन यात्रा के क्रम में उन्होंने बार्सिलोना में ऐतिहासिक धरोहरों को देखा और वास्तुकला की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने खनन पर बने गावा म्यूजियम का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने खनन तकनीक और अन्य चीज़ों को देखा, साथ ही पुराने खनन विज्ञान पद्धतियों से अवगत हुए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आज जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में संविदा के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में नवनियुक्त कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 1000 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ की बहाली होगी। श्री अंसारी ने लौह नगरी जमशेदपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जो भी डॉक्टर हैं, जो भी नर्सेज हैं, जो एनएम हैं, जीएनएम हैं, जो भी मेडिकल कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो चाहता है कि एनएचएम में हमारी नौकरी हो जाए। ठीक है, एनएचएम में सब कुछ ठीक मिलता है आपको।
अब NHM का एक प्रक्रिया कि आप NHM के थ्रू अगर आपका होगा तो फिर वो उसी का लाभ आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बेस्ट प्रोसेस है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सेवा पर भी बल दिया है। उन्होंने कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल MGM के भ्रमण के क्रम में अव्यवस्था देख अस्पताल अधीक्षक की जमकर क्लास लगाई। मीडिया से बातचीत के क्रम में श्री अंसारी ने कहा कि अस्पताल अधीक्षक को व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ दिनों की मोहलत दी गई है, उसके बाद एक्शन होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि यह अस्पताल खुद बीमार हो चुका है, इसे ओवरडोज की जरूरत है। यहाँ आया और अच्छा लगा मुझे। खामियां है थोड़ा बहुत, इसको सुधारने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहूँगा। अभी अगर मैं कुछ काफ़ी पेशेंट अभी इलाज चल रहा है, रूम छोटा है, पेशेंट बाहर है, लेटे हुए हैं, मैंने देखा। डॉक्टर्स अच्छे हैं हमारे, दिन रात काम कर रहे हैं। PG डॉक्टर्स भी हैं, इंटर्न कर रहे हैं वो भी डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, तो रेजिडेंस डॉक्टर भी हैं। तो काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हफीजुल हसन के बयान के बाद राज्य भर में राजनीतिक पारा गर्म दिखाई दे रहा है। जमशेदपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री के बयान के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। जमशेदपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक पूर्णिमा दास साहू के नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकाली। कार्यकर्ताओं ने मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शरीयत के संविधान से ऊपर बताने के आरोप में उनके बर्खास्तगी की भी मांग की। विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि हफीजुल हसन सत्ता के नशे में चूर हैं, जिसके कारण वे शरीयत के गुण गा रहे हैं। आप जिस संवैधानिक पद पर आज बने हुए हैं, वो पद संविधान की बदौलत ही। आपको संविधान का सम्मान करना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगी, और इनकी सोच आप इससे समझ सकते हैं, जो ये भड़काऊ बयान देते हैं, नकारात्मक राजनीति करके, अपने वोट बैंक की राजनीति करके अपना जो मंत्री पद जो ग्रहण किए हैं, उसकी मैं बात करूं तो ये सिर्फ एक दिखावा है। भाजपा का यह आक्रोश प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय के पास पहुंचकर धरने में तब्दील हो गया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह ने भी मंत्री हफीजुल हसन के बयानों की निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसे कार्यों के लिए नहीं है कि हम इस प्रकार की चीज़ों को लेकर प्रदर्शन करें, प्रोटेस्ट करें, जो एक बच्चे को भी मालूम है या होना चाहिए कि यह देश किस प्रकार से चलेगा, कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश चलने की पद्धति क्या होती है। आक्रोश प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री हफीजुल हसन के बयान को देश विरोधी बताया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। DD न्यूज़ के लिए पूर्वी सिंहभूम से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर चार्जशीट करने के विरोध में युवा कांग्रेस ने आज रांची में ED कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज समेत अन्य नेता मौजूद थे। हजारीबाग के केरेडारी में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा। उन्होंने दुर्घटना के लिए जिम्मेवार हाईवा को आग के हवाले कर दिया। साथ ही घटना के विरोध में केरेडारी माइंस में भी कामकाज ठप करा दिया। शव रखकर सड़क जाम भी किया गया। तो डिप्टी में अपना पंच मार करके सोच के लिए जा रहा था। उसी रास्ते में ही जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, इसी जगह से 200 मीटर तक ले उसको हाईवा अपने चपेट में लेकर के घसीटते हुए लेकर के गया था। क्या व्यवस्था कर रहे हैं? देख रहे हैं, ये लोग अभी बैठे हुए हैं, बॉडी को यहीं पे रखे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। और क्या हम लोग भी साथ में ही हैं कल से। क्या उधर गिरिडीह के उपनगरी पचम्बा के मारवाड़ी मोहल्ला में अगलगी में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बचा लिए गए।
कपड़े की दुकान में लगी इस आग से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की आशंका जताई जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना पर दुख जताया है। वहीं मंत्री सुदीप्य कुमार ने घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि फायर ब्रिगेड को और सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि आग की विभीषिका से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। राज्य के स्तर पर फायर फाइटिंग के जो भी ऑपरेटर्स हैं, चाहे फायर टेंडर्स हों, चाहे उनका मास्क हो, चाहे बाकी चीज़ें हों, इनके बारे में हम लोग सरकार के स्तर पर बात करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उपकरणों की कमी से जूझ रहे फायर ब्रिगेड को हम लोग दुरुस्त करेंगे और ईश्वर से मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परिवार का सब आदमी निकल गया, एक छोटी बच्ची है और उसकी मम्मी है, माँ बेटी दोनों बच्चे खसूरी है अभी तक, बाकी लोग निकल गए 3 आदमी। लगता है कि पूरा ही घर जल के राख हो गया, दुकान में जितना भी सामान था सब जल चुका है। इधर पलामू के नवा बाजार थाना क्षेत्र में 2 वाहनों की जोरदार टक्कर में एक कार चालक की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये लोग बारात से लौट रहे थे। मुंबई में आगामी 1 से 4 मई तक वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स का आयोजन होगा। इस सिलसिले में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रांची के एनिमेटर सह फिल्म निर्माता अनुज कुमार चौधरी, जो वेब्स के फाइनलिस्ट हैं, इस मेगा इवेंट को लेकर उत्साहित हैं। बातचीत करने के लिए वेब्स 2025 के फाइनलिस्ट अनुज कुमार चौधरी हैं, जो झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले हैं। इनके लिए किस तरीके से वेब्स संभावनाओं का वेब्स बना है, आइए इनसे जानते हैं। कैसा मंच और कैसे आप जैसे युवाओं के लिए ये बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है? जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तरफ से और पीएम्स ऑफिस के तरफ से एक हमें बहुत बड़ा मंच प्रोवाइड किया गया है, जहां दुनिया भर से प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए आएंगे, हमारे पिक्चर्स को देखने के लिए आएंगे। और मेरे जैसे स्टूडेंट आर्टिस्ट्स जो अपनी एक आवाज़ ढूंढ रहे हैं इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री में, उनके लिए एक बहुत बड़ा मंच है। ये इनिशिएटिव इंडिया में फ़र्स्ट टाइम लिया जा रहा है, जहाँ पे कि स्टूडेंट से लेके प्रोफेशनल्स सबके लिए ये कंपटीशन इक्वली एक मंच प्रदान करता है, जहाँ पे कि अपने आप को आप प्रेजेंट कर सकते हो, अपने आइडियाज़, अपने कॉन्सेप्ट्स को पिच कर सकते हो। और इस तरह से हमारा मीडिया और आर्ट इंडस्ट्री को एक नए नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश है। ये तो नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश है। कैसे इस तरह के आप समझते हैं कि अनुज जैसे लोगों के लिए कैसे एक बड़ा मंच हो सकता है कि अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप चूँकि एक इंजीनियर रहे हैं और उसके बाद आप कंटेंट की दुनिया में आए, तो वैसे दूसरे लोगों के लिए कैसा लगता है प्लेटफॉर्म, और आपका ये सफ़र कैसा रहा फाइनलिस्ट तक का? जी, ये कंपटीशन शुरू हुआ था नवंबर के टाइम पे, और सिंस देन ये जो भी टीम है हमारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री की, उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे अपना पिच और अपने आइडिया को डेवलप करने में, अपने कॉन्सेप्ट को प्रेजेंटेबल बनाने में। उनके तरफ से फुल सपोर्ट रहा। और ये जर्नी डिफ़िकल्ट थी क्योंकि 22 कंट्री से, अलग अलग कंट्री से लोग आ रहे थे और नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट्स थे। मतलब कॉन्सेप्ट्स देख के मुझे थोड़ा इंटिमिडेशन भी हुआ, लेकिन अच्छे गाइडेंस और अच्छा सपोर्ट की वजह से आज मैं फाइनलिस्ट बन के जा रहा हूँ वेव्स के इवेंट में। और इसके लिए मुझे काफ़ी धन्यवाद देना होगा मिनिस्ट्री के टीम को भी, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और ये अपॉर्चुनिटी हमारे जैसे यंग आर्टिस्ट्स को प्रोवाइड किया। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म और वेब्स को एक नई दुनिया के तौर पर अनुज देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में वेब्स का जो संस्करण होगा वो निश्चित तौर पर भारत को दुनिया के मंच पर, जो मनोरंजन का क्षेत्र है, एडुकेशन का क्षेत्र है, उसमें एक मुकाम हासिल करने में मदद करेगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।
पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अजय बिजली ने वेब्स को लेकर कहा है कि इस प्रस्तावित आयोजन से मीडिया और मनोरंजन जगत में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। Movies on the big screen. Imagine the entire world watching your movies on that same big screen. World Audiovisual and Entertainment Summit. Waves is making that happen. Let's build the next blockbuster era together. ललित नारायण मिश्र सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्याण समिति की ओर से जमशेदपुर में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें मिथिलांचल की लोक कला और संस्कृति की झलक देखने को मिली। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित नगर भवन में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव में मैथिली पेंटिंग ने लोगों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल हुए, जिन्होंने झारखंड में मैथिली को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने पर जोर दिया। मैथिली को द्वितीय राजभाषा में हमारी सरकार ने शामिल किया है। केवल मैथिली ही नहीं, मगही, भोजपुरी, अंगिका सहित जो जनजाति समाज के खड़िया, मुंडारी, पनबरगरिया, कुरुब अनेक मातृभाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा में शामिल किया गया है। 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव के दौरान मिथिला की अनूठी कला और संस्कृति की झलक देखने को मिली। कंचन कुमारी ने कहा कि मैथिली कला और संस्कृति अपने आप में समृद्ध है। हम मधुबनी पेंटिंग के जते मधुबनी पेंटिंग दोनों एक ही चीज है। साड़ी, सूट, दुपट्टा, कुर्ता, कुर्ती, वॉल हैंगिंग, लहठी, ये सब जते हुई है, मैगजीन फोल्डर, लैपटॉप बैग, ये सब जते हुई है मिथिला पेंटिंग के A to Z सामान रखे छिए। मिथिला महोत्सव के दौरान मिथिला पेंटिंग की अनूठी झलक देखने को मिली। आभा मिश्रा ने बताया कि वो मिथिला पेंटिंग के जरिए विभिन्न कपड़ों और अन्य उपकरणों को संवारने का काम करती हैं। स्टॉल में हमारे पास मिथिला पेंटिंग कोवर है, डोली का हार है, कुर्ती पे है, सूट पीस पे है, दुपट्टे पे है। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पहचान है। इसको पहन के हम लोग निकलेंगे तो पता चलेगा कि ये मैथिल है। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिससे मिथिला संस्कृति को संबल मिला है। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राज्य के अधिकांश जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान पारा तेजी से ऊपर की ओर चढ़ा है और गर्मी सितम ढाने को तैयार है। राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाकों में आगामी 23 और 24 अप्रैल को उमस भरी गर्मी की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी किया है। 25 और 26 अप्रैल को इन क्षेत्रों में लू की भी आशंका है, जिसके लिए चेतावनी जारी की गई है। 25 अप्रैल तक मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। वहीं तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। रांची और आसपास के क्षेत्रों में 25 अप्रैल तक आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। राज्य के कुछ इलाकों में 26 और 27 अप्रैल को हल्की बारिश और आंधी की भी संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के निधन से दुनिया भर में शोक की लहर। प्रधानमंत्री ने भी जताई संवेदना। बोले, भारत के प्रति उनका प्रेम और स्नेह हमेशा दिलों में रहेगा जीवित। बोकारो में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली समेत 8 ढेर। डीजीपी बोले, सारंडा से भी होगा नक्सलियों का सफाया। गृह मंत्रालय ने दी शाबाशी। मंत्री हफीजुल हसन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी। गढ़वा और जमशेदपुर में भी सड़कों पर उतरे भाजपाई। राज्य सरकार को तुष्टीकरण पर घेरा। और राज्य में गर्मी का सितम शुरू। 23 और 24 अप्रैल को उत्तर पश्चिमी इलाकों में उमस भरी गर्मी की चेतावनी। मौसम विभाग ने आखिरी सप्ताह में लू चलने का जताया पूर्वानुमान।